हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हमने जो है पिछले लेक्चर में हमने समझा बोर्स पोस्टुलेट्स के बारे में। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बोर्स बोर्स पोस्टुलेट्स जो थे बेसिकली उनको उनसे साबित क्या होता है वो हम अब आज जानेंगे बेसिकली। बिकॉज देखिए, आप बोर पोस्टुलेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एटम का मॉडल अच्छा बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बेसिकली कोई प्रेडिक्टेबल चीजें प्रोवाइड ना कर पाए तो आपकी थ्योरी किस काम की। हमें टेस्टेबल प्रेडिक्शंस चाहिए। हमें हमें कुछ तो चाहिए, जैसे कि आप है ना कुछ बताएं हमें। बोर बोर भैया से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें बताएं कि भाई रेडियस क्या होता है एटम का, कितना बड़ा होता है एटम, है ना, उसकी एनर्जीज क्या होती हैं इलेक्ट्रॉन की, उसके अलग अलग ऑर्बिट्स में। तो ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं, क्योंकि यही चीजों को तो हम बाद में एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि दुनिया की आज की जो सबसे एडवांस थियरी है बेसिकली, वो थियरी कौन सी है? वो स्ट्रिंग्स थियरी है ना। मतलब एडवांस अलग 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 फील्ड में अलग अलग थियरीज एडवांस्ड हैं। लेकिन जो यूनिफिकेशन के मामले में, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के मामले में एक यूनिफाइड थियरी जो है, जिसको हम थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, तो स्ट्रिंग थियरी इज वन ऑफ द कंटेंडर्स। एक एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक क्या कहते हैं कंटेंडर को हिंदी में, ठीक है, एक मतलब मान लीजिए कि बेसिकली वो भी कैंडिडेट है। ठीक है, अलग अलग थियरीज compete कर रही हैं अपने आप को थियरी ऑफ एवरीथिंग कहलवाने के लिए। तो उसमें स्ट्रिंग थियरी भी एक कैंडिडेट है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स थियरी है। तो उस थियरी की मैथमेटिक्स बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही इंट्रिकेट है। लेकिन अच्छा, इस वजह से उस पर यकीन भी है हमें। लेकिन उस पर पूरी तरीके से यकीन कब करेंगे? जब वो टेस्टेबल प्रेडिक्शन देगा। लेकिन वो कोई टेस्टेबल प्रेडिक्शन दे नहीं पा रही ना स्ट्रिंग थियरी। स्ट्रिंग थियरी टेस्टेबल प्रेडिक्शन नहीं दे पा रही है। वो जो प्रेडिक्शंस कर रही है वो प्रेडिक्शंस को आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेस्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आगे जाके भले टेस्ट कर पाए, लेकिन अभी तो नहीं टेस्ट कर पा रहे हैं। तो उस वजह से क्या है ना कि हम उसे फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो हमें टेस्टेबल प्रेडिक्शंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए डेरिवेशन करते हैं किस चीज का, कि रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, है ना। तो nth बोर ऑर्बिट यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी बोर ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब फर्स्ट बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट में, तो भैया वो कितनी दूरी पर घूम रहा है, वो रेडियस हमें जानना है ना। दैट डिस्टेंस वी वांट टू नो। तो रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट चलिए आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको निकालना देखिए बेहद आसान होगा, ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाते हैं, तो नॉर्मल तरीके से सोचते हैं कि बोर का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो बोर का है वो, उसको पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, उसको जैसा एग्जाम के हिसाब से आप उसे पूरा इंग्लिश में जो है उसे लिखते जाएंगे। अब क्या लिखेंगे कि मतलब वही कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस, है ना, इन एन ऑर्बिट, एंड फॉर दैट इट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दी what coulomb's attraction, so which is 1 by 4 pi epsilon naught z e square by r square। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था z e square कहाँ से आया है। तो z e is the charge of the nucleus and e is the charge of the electron। ठीक है, तो z e is the charge of the nucleus and e is the charge of the electron। तो ये हो गया। माइनस साइन को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, पर्पसली इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस साइन को, तो इसको जान दीजिए, माइनस साइन को जाने दीजिए। अच्छा, अब जो है बेसिकली एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, हाँ ये तो हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है बेसिकली एक आर काट देते हैं, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक और सेकंड पॉस्टुलेट भी तो है ना। सेकंड पॉस्टुलेट जो है जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट, है ना। इट विल हैव टू टेक सर्टेन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ओनली whose angular momentum is given by nh by 2 pi, है ना। तो इतना एंगुलर मोमेंटम का जो ऑर्बिट रहेगा वहीं पे होगा। अच्छा, ठीक है, तो अब बेसिकली मैं करूंगा क्या कि यहाँ पर जो मुझे v दिख रहा है ना उसमें सब्सटीट्यूट करूंगा मैं ये वाली चीज। अच्छा, मैं r में सब्सटीट्यूट क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं वो भी कर सकता हूँ ना। ये इक्वेशन से मैं r भी निकाल सकता हूँ, v भी निकाल सकता हूँ। तो वो मैं r को सब्सटीट्यूट ना करके v को क्यों सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ? अरे v को ही तो हटाना है भाई। अरे निकालना क्या है? आर निकालना है ना, रेडियस निकालना है। तो रेडियस को तो रहने देंगे ना, तो वी को सब्सटीट्यूट करेंगे, वी को हटाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से जो है वी की वैल्यू आ जाएगी एन एच बाई 2 पाई एम आर, करेक्ट। और फिर वी स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, वो था इक्वेशन 1। तो सब्सटीट्यूटिंग या फिर सिंपली लिख देना पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो इक्वेशन 2 इन 1 जब लिखेंगे तो वो होगा आपका एम वी स्क्वायर था ना, तो बेसिकली वी स्क्वायर की जगह पे आपका जो है आ जाएगा यही चीज़। तो
एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अरे भाई देखिए ये आ जाएगा ना, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, तो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। एक ही आर बचा था, आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, है ना, तो एक ही आर बचा था हमारा, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ही आर बच रहा था, ठीक है। तो जब हम चीज़ें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर भी फिर से एक देखिए आर कैंसिल हो रहा है। अच्छा और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो, है ना, कुछ भी नहीं जा रहा है। हाँ हाँ जा रहा है भाई, 4 पाई जा रहा है, तो 4 गया और एक पाई गया। चलिए खैर, तो जो हमें चीज़ें मिल रही हैं ये आर को उस तरफ ले जाइए, ठीक है, हमें वही तो चाहिए ना, तो आर को उस तरफ ले जाइए, बाकी सब चीज़ों को नीचे ले आइए, तो हमें मिल रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है ना, एन स्क्वायर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिए एम भी कैंसिल हो रहा है, बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, करेक्ट, इज दैट राइट? राइट, एन स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया, है ना, फिर ये एप्सिलॉन नॉट भी उधर आ गया, चलो ओके ये भी हो गया है। उसके बाद में पाई है, एक एम है ना, एक पाई एक एम है और एक जेड स्क्वायर है, पाई एम जेड स्क्वायर, तीनों चीजें मिल गई हमको, ठीक है, और आर तो हमें उधर ले जाना ही था। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारा पास एक फॉर्मूला आई है रेडियस का, जो कि है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड स्क्वायर। तो देखिए ड्राइव करना, देखिए देखिए कितना आसान था। अरे पहला पॉस्टुलेट लिखा, ठीक है, एक आर कैंसिल कर दिया बस, सेकंड पॉस्टुलेट लिखा, वी निकाल लिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया वी स्क्वायर को, दैट्स इट। पहला पॉस्टुलेट, उसके बाद में सेकंड पॉस्टुलेट, दोनों को लिखिए, सेकंड पॉस्टुलेट को फर्स्ट पॉस्टुलेट में डाल दीजिए, दैट्स इट। तो इतना सी डेरिवेशन है ना, बट इसी को थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से लंबा बना के लिखना है आपको, इंग्लिश भी लिखनी है ना, खाली मैथ्स का पेपर थोड़ी हो रहा है कि स्टेप्स लिखेंगे आप, है ना, फिजिक्स का है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऐड भी करना पड़ेगा चीजें। तो ये हो गया, तो ये इसको मैं आर एन लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज भाई एन की वैल्यू बदलेंगे तो आर की वैल्यू भी तो बदलेगी ना, तो इसलिए आर एन लिख दे रहा हूँ nth बोर ऑर्बिट के लिए। तो बेसिकली ये हो जाता है मेरा फॉर्मूला, रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिए। अच्छा अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने की ये है कि आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना, आर की वैल्यू जो है एन स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है और जेड को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो रेडियस ऑफ द एटम छोटा होता जाएगा, जो कि होता है, जो कि होता है। जब आप बेसिकली सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं, सोडियम इधर है ना, मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम, ऐसा करते 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 जब क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज सच में डिक्रीज होता है, तो ये सबसे बड़ा होता है और ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो एटम का साइज घटते 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 इतना क्लोरीन जितना हो जाता है, तो वट एवर, तो बेसिकली ये कम होता है। हाँ लेकिन लेकिन जैसे ही शेल बदल जाएगी, अगला शेल आ जाएगा तो फिर से बढ़ जाएगा साइज, साइज फिर से बढ़ जाएगा, और फिर उस वाले रो के अंदर जो भी अगला रो है, जो पोटेशियम का रो है ना, तो पोटेशियम कैल्शियम वाला रो है, तो उसके अंदर भी साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सच है, केमिस्ट भी भाई इस बात को मानने लगे कि भाई अब बोर बाबा की जय, बोर तो भैया बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। तो जो रेडियस है वो एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और जेड पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जेड बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, दैट इज करेक्ट, बिकॉज अट्रैक्शन बड़ा हो जाएगा ना। अरे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो ज्यादा नजदीक आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये हो गया। अच्छा एन को स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब यानी कि अगर डिस्टेंस दुगना होगी, मतलब सॉरी एन की वैल्यू डबल हो गई तो डिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि एन की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो रेडियस जो है 1 मीटर पे बन रहा है, लेट्स से मान लेते हैं 1 मीटर पे बन रहा है, और मैंने एन की वैल्यू 2 डाली तो 4 मीटर पे बन रहा है, एन की वैल्यू 3 डाली तो रेडियस मतलब 9 मीटर पे बन रहा है ना, प्रोवाइडेड कि ये जो वैल्यू फिक्स रहे, जेड की वैल्यू फिक्स रखिए आप, ठीक है, जेड की वैल्यू फिक्स रखिए, तो भैया रेडियस 2 गुना नहीं सॉरी 4 गुना है, फिर 9 गुना है, फिर 16 गुना है, फिर 25 गुना है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम बोर की बात माने तो फिर जो आपका बचपन में जो आपको 9th स्टैंडर्ड में सिखाया गया जो मॉडल था वो बिल्कुल बकवास है। वैसे तो ये पूरा ही मॉडल इतना कुछ खास नहीं है, इसको हमने जिंदा रखा है बोर के मॉडल को, क्योंकि इसकी कुछ बातें जो है ना अभी का जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है उससे मैच करती हैं, बस इतना ही है। वो लेटेस्ट मॉडल क्या है उसके ऊपर भी मैं एक अलग डेरिवेशन बनाऊंगा, बट वो बीएससी लेवल का डेरिवेशन है, वो 3rd ईयर बीएससी में पढ़ाया जाता है, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, और फिर उसी का एक और हायर वर्जन बनाऊंगा जो कि एमएससी लेवल पे बेसिकली जानना जरूरी है। तो एनीवे डोंट वरी। तो यहाँ पर जो है भाई बात को समझिए कि ऐसे करके ऑर्बिट दिखाए गए थे आपको, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो इनका जो गैप बताया गया था ना, गैप
वो सेम बताया गया था। बट यानी कि अगर ये 1 मीटर की दूरी पे है तो सेंटर से ये 2 मीटर पे और ये 3 मीटर पे, ऐसा करके एक अप्रोक्सीमेट फिगर आपको 9th-10th स्टैंडर्ड की किताब में दिखाया जाता है। तो वो गलत है। इसका सही अगर आप बनाना चाहें सच में, तो भाई वो कुछ ऐसा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर, हाँ अकॉर्डिंग टू बोर, दिस इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, बट अकॉर्डिंग टू बोर एटलीस्ट कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है कि पहला 1 मीटर है तो दूसरा वाला सीधा 4 मीटर है। ठीक है, और तीसरा वाला सीधा 9 मीटर है। गैप्स आर नॉट सेम। अरे देखो भाई, ये गैप छोटा है, ये गैप बड़ा है, ये गैप और भी बड़ा है। भले वो इतना नजर नहीं आ रहा था ये जब मैंने बनाया तो, बट एनीवे अब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये गैप देखिए कितना बड़ा है, ये गैप छोटा है और ये गैप और छोटा है। तो इस तरीके से जो है, अब अगला वाला बनेंगे तो और दूर बनेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एटम का मॉडल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर। खैर, तो बेसिकली ये तो समझ में आ गया। अच्छा चलिए आइए वैल्यूज पुट करते हैं ना। तो बेसिकली हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं। सो फॉर हाइड्रोजन z इक्वल्स टू 1। सो लेट्स कैलकुलेट r फॉर n इक्वल्स टू 1। तो फॉर हाइड्रोजन निकालना है पहला तो ये। अब उसमें भी कैलकुलेट r फॉर n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे तो आर एन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू ये सारी चीजें पूरा ये। ठीक है, और ये भी 1 है, सॉरी नीचे जो z दिया है ना वो भी 1 है। तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, अच्छा हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो z इक्वल्स टू 1 तो आ ही गया। तो सबकी जो वैल्यूज जब आप पुट करेंगे ना, इनकी वैल्यूज तो आप जानते ही होंगे। इसकी वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 SI यूनिट्स। फिर इसकी 8.85 इंटू 10⁻12। अरे भाई पता है कि नहीं पता है कि मैं लिख दूं और अच्छे से? चलिए लिख ही देता हूँ। अब फिर बोलेंगे सर आपने होलसम वीडियो नहीं बनाया। तो भाई देखो 6.626 इंटू 10⁻34, फिर यहाँ पे जो है 8.85 इंटू 10⁻12, फिर यहाँ पर जो है भैया 3.1416, यहाँ पर जो है 9.11 इंटू 10⁻31। अच्छा z में तो 1 डाल ही दिया है, e में जो है 1.6 इंटू 10⁻19। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको जो आंसर आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली होगा कितना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पर। तो वो आंसर है 0.529। ठीक है, 529 और इंटू 10⁻10 आ रहा है। ठीक है, तो 10⁻10 का नाम तो आप जानती हैं, उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं, है ना। 10⁻10 मीटर्स को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो बेसिकली रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट जो है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, यहाँ पे R1 लिखूंगा मैं क्योंकि पहला ऑर्बिट है ना। तो R1 की वैल्यू ये आ रही है। अच्छा अब आप देखेंगे कि मैंने जब R1 निकाला, ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए निकाला, हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 लेना ही था और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये 1 था। तो यानी कि एक्चुअल में मैंने इन दोनों को छोड़ के पूरी वैल्यू निकाली है। तो इन दोनों को छोड़ के पूरी वैल्यू आपको पता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा मैं कह सकता हूँ कि Rn जो भी होगा ना, वो n स्क्वायर बाई z छोड़ के 0.529 रहेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक ट्रिक होगी ना फॉर्मूला मतलब अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मेन फॉर्मूला तो आप याद रखिए ही, वो जरूरी है, लेकिन एक ट्रिक भी याद रखिए कि इट विल बी 0.53, अप्रॉक्स कर देता हूँ उसको, राउंड ऑफ कर देता हूँ, 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक अच्छा बेहतरीन फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहले मैं इसे यहाँ से ये मिटा दूं यार। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ और फिर सब जा रहे हैं इनको मिटा रहा हूँ तो सब जा रहा है। खैर, तो इन्हें छोड़ देता हूँ मैं ऐसे। तो चलिए, तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे हमारा आर एन का हमें फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, अभी ये तो हो गया रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट। अब भैया वेलोसिटी का क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट है उसका क्या। तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं ना, वो कौन सी बड़ी दिक्कत की बात है। तो बेसिकली वेलोसिटी निकालना है तो वापस से हमें कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करना होंगी, राइट। तो मैं अलग कलर ले लेता हूँ। ओके, तो इसी डेरिवेशन का जो एक सब पार्ट है, तो मैं चलो क्योंकि ऊपर नहीं लिखा था तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज द डेरिवेशन ऑफ व्हाट यू कैन से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। वैसे ये कभी इंडिपेंडेंटली तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा है। आएगा तो रेडियस के साथ ही आएगा, लेकिन अगर सपोज आ जाता है तो आपको फिर कहानी वहीं से चालू करनी है। फर्स्ट पॉस्टुलेट मेंशन करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। सेकंड पॉस्टुलेट मेंशन करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। तो मेरी कहानी में सेकंड पॉस्टुलेट से स्टार्ट करूंगा। तो सेकंड पॉस्टुलेट जो है बेसिकली वहां पर एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, वी चाहिए, है ना। तो भाई v इक्वल्स टू एन एच, ओ सॉरी,
NH/2πmr, ठीक है। अच्छा, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, एन की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इसे Vn लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो आर है, ये भी तो हर ऑर्बिट का अलग अलग होता है, तो इसे क्या मैं Rn लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। तो इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? वी नो दैट रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट is how much? It is Rn equals to n square h square epsilon naught by pi m z e square, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 इन 1, तो 2 को 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? Vn इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई एम, आर की जगह पे आ जाएगा, एम आर था ना, तो आर की जगह पे आ जाएगा। अरे देखिए, ध्यान दीजिए, 2 पाई एम आर है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा? आर की जगह पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो जब इस तरीके से होगा तो बेसिकली एम एम कैंसल, पाई पाई कैंसल, एक एन कैंसल, एक एच कैंसल, ओह काफी सारा कुछ कैंसल हो गया, ठीक है। तो वी एन इक्वल्स टू, ये जेड ई स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा, राइट। तो जेड ई स्क्वायर बाई 2 NH एप्सिलॉन नॉट। तो अब बेसिकली ये तो भैया हमें मिल गया है ना, यही फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, अब इसका क्या करना है कि Vn प्रोपोर्शनल टू Z बाई एन कहना है, दिख रहा है Z बाई एन दिख रहा है ना, प्रोपोर्शनल टू Z बाई एन। तो यानी कि जैसे जैसे बेसिकली एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स कहीं गिर ना जाएं न्यूक्लियस के अंदर, उन्हें स्टेबल अगर रहना है तो दे हैव टू मूव फास्टर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा और उस वजह से दे हैव टू मूव फास्टर सो दैट दे कैन रिमेन इन दी ऑर्बिट, ठीक है। आप लोग इस बात को आई होप समझ लें। अच्छा, और वैसे ही एन बढ़ने से वी एन कम क्यों हो रहा है? अरे भाई, जितना जितना आप दूर जाते जाएंगे, जितना जितना आप दूर जाते जाएंगे, तो भाई वहां पर आपको स्टेबल रहने के लिए, ऑर्बिट में रहने के लिए, न्यूक्लियस से बचे रहने के लिए आपको कम 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 स्पीड रिक्वायर्ड होगी। यही तो हमारे प्लैनेट्स के मामले में होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे नजदीक का प्लैनेट है मर्क्यूरी, वो सबसे फास्ट रिवॉल्व करता है, और सबसे दूर वाला जो है नेपट्यून, वो सबसे स्लो रिवॉल्व करता है। मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। रोटेशन का रेवोल्यूशन से डायरेक्ट ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एक जगह पर रिश्ता आता है थोड़ा सा, जो सिंक्रोनस रोटेशन होता है वहां पे आता है, बट वो सब चीजें आउट ऑफ द सिलेबस हैं, बहुत हाई लेवल की एस्ट्रोनॉमिकल चीजें हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट एनीवे, जैसे हमारा मून का वैसे बाय द वे सिंक्रोनस रोटेशन है, और कहते हैं कि अर्थ का भी आगे जाके सिंक्रोनस रोटेशन हो जाएगा कुछ लाख सालों के बाद, लाख नहीं, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। एनीवे वो सब छोड़िए, तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस। तो बेसिकली वो तो नॉर्मल सी बात है, जितना दूर रहेंगे आपको उतनी कम स्पीड रखना पड़ेगी ताकि आप ऑर्बिट में रह सकें, मतलब उतनी कम स्पीड चाहिए आपको ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए। खैर, तो वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एक तो ये तो बात हो गई। उसके अलावा बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी एन इज इक्वल्स टू, अब आप इसमें तो 1 डाल दीजिए ना हाइड्रोजन के लिए। अरे बाबा, फॉर हाइड्रोजन ना, तो मैं लिख देता हूँ कि फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल्स टू 1। हाँ, अब इसके लिए आप n में 1 2 3 4 डाल के देखते रहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए लेना है, हम क्या कर रहे हैं कि फॉर n इक्वल्स टू 1 डाल के देख रहे हैं, तो फॉर n इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली n इक्वल्स टू 1 डाल के जब आप देखेंगे तो आपको जो है क्या मिलने वाला है, v1 इक्वल्स टू, हमें वैल्यू आती है कुछ 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही भयानक स्पीड है ना, जो कि काफी खतरनाक स्पीड है। इट इज लाइक यू कैन से 1% अप्रोक्सीमेटली, है ना, 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ है और ये 10⁶ है ना, तो 1% अप्रोक्सीमेटली ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट आप कह सकते हैं, जो कि काफी खतरनाक स्पीड है। अच्छा, मतलब ये स्पीड खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं एटम्स के आजू बाजू में, इतनी स्पीड से अगर वो सीधा सीधा चलता ना तो कुछ 45 मिनट के अंदर, पौने घंटे के अंदर चांद पे पहुंच जाता। चांद कोई नजदीक चीज नहीं है। चांद पे अपना जो फास्टेस्ट रॉकेट है उसको भी जाने में 2.5 से 3 दिन लगते हैं।
तो बेसिकली चांद पे ये जो है 45 मिनट पहुंच जाता, काफी अच्छी स्पीड है। चलिए खैर, एक सेकंड मतलब मैं समझ रहे हैं ना, एक सेकंड में इतना तेज भाग रहा है, तो बेसिकली मतलब 45 मिनट्स में चांद का डिस्टेंस जो है कवर कर लेता। खैर, तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू आई है ना, किस चीज़ की आई है, आप समझ रहे हैं, ये जो वैल्यू आई है ना वो सिर्फ इसकी आई है, ये इतना इसकी आई है, क्योंकि ये जो मैंने 1 और 1 ले लिया ना, इसकी वैल्यू तो इंक्लूड ही नहीं हुई है। तो बेसिकली मैं जो है इसको लिख सकता हूँ वी एन इज 2.18 इंटू 10⁶ व्हाट जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखने लायक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, बस उसी के लिए याद रखने लायक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको है ना ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों बातें जो मैंने करके आज दिखाई, ये आपको जो है समझ में आई होंगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपने बेसिकली लाइट की स्पीड लिया तो और इसकी स्पीड लिया, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड स्पीड ऑफ लाइट, हाँ बस स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ आ रही है और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो इट कम्स आउट टू बी 1/137। एंड ये जो नंबर है ना, इसे इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, इसे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहा गया है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और ये दुनिया के कुछ उन 20 अप्रोक्सीमेटली 20 से ज्यादा है, 20 कांस्टेंट्स में से एक है जिन कांस्टेंट्स की अगर वैल्यू जरा सी भी चेंज कर दी गई तो बेसिकली क्या होगा ना, यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। ये यूनिवर्स जो हमें नजर आता है ना एज इट इज, ऐसा नहीं नजर आएगा। तो वो 20 जो कांस्टेंट्स है ना, ये दुनिया के ऐसे फाइन ट्यूनिंग कांस्टेंट्स हैं कि यूनिवर्स में अगर इनकी वैल्यू जरा से इधर से उधर हो जाती है तो बेसिकली यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। तो बाकी के और कौन से वाले कांस्टेंट्स हैं, तो जैसे सी जो है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। एक हमारा जो है, ये क्या नाम है इसका, अरे देयर आर मोर कांस्टेंट्स, मुझे अभी फिलहाल तो वो कांस्टेंट्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं। एक तो ये हो गया अपना, मतलब यानी कि अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं, बाय द वे इसको अल्फा कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा। सी हो गया, और क्या था, हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जी। ऐसे कर करके बहुत सारे, उसकी भी एक मैं लिस्ट बाद में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।